आज संविधान की इस मास्टर क्लास की श्रृंखला में हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रस्तावना या कोई भी टॉपिक हो, हम कई जगह से पढ़ रहे हैं, आप भी कई जगह से पढ़ रहे होंगे और बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पढ़ाई का तरीका ये नहीं होगा। हमारे पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए कि हमारा जो आयोग है, जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहती है हमसे। जैसे कि आप प्रस्तावना इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो लोग इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे पूरी प्रस्तावना को। लेकिन जब आपका आयोग पूछेगा कि ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा है प्रस्तावना में, इसका क्या अर्थ है, तो आप बोलेंगे कि भाई इसका अर्थ है भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। जैसे कि हमारे नेहरू जी ने कहा था, हम स्वतंत्र हैं अपने मामलों में। लेकिन आपका आयोग आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपका आयोग आपसे पूछेगा क्या भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो भारत कैसे संप्रभु हुआ। आप पूछेंगे आप राष्ट्रमंडल क्या है। 1949 में हमारी संविधान सभा ने भारत को राष्ट्रमंडल का एक देश घोषित किया था। आपको पता होगा हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं और कॉमनवेल्थ का प्रमुख कौन है, कॉमनवेल्थ का प्रमुख ब्रिटेन है। जब तुम्हारा प्रमुख ब्रिटेन हुआ तो तुम संप्रभु कैसे हो गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हो गए, ये क्वेश्चन आपका आयोग पूछेगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमारे नेहरू जी ने कहा था कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य अवश्य हैं। जिस प्रकार हमारी इच्छा पर निर्भर है सदस्यता लेना, उस प्रकार हम सदस्यता छोड़ भी सकते हैं और राष्ट्रमंडल का कोई भी निर्णय हमारे ऊपर बाध्य नहीं है। अर्थात राष्ट्रमंडल प्रतीकात्मक है, कोई बंधन नहीं है। ये आपका आंसर होना चाहिए। आप समझ गए कि आपके आयोग की क्या डिमांड है। ठीक है, अब हम चालू करते हैं अपनी प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना। उद्देश्य का से क्या समझते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जिसे उद्देश्य संकल्प भी बोलते हैं। ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसे स्वीकार कब किया गया, तो इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आपको ये दोनों तिथियां याद रखनी है। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव से ही उद्देशिका बनी है और संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में कुछ संशोधन भी हुआ है। ठीक है, 42वां संशोधन जब हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो नेहरू जी की लड़की थी, आप लोग जानते हैं। तो हम अपने पहले प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हमारी प्रस्तावना बहुत अच्छी है और इतनी अच्छी क्यों है मैं ये बताता हूँ। पहले से पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये होगी हमारी प्रस्तावना। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो ये आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। यदि आपने पहले कभी प्रस्तावना पढ़ी होगी तो इसकी गहराई को आप समझेंगे। ये बताइए, ये लिखा है गणराज्य। हमारा जो इसमें जो गणराज्य का उल्लेख किया, तो हमारा देश कब गणराज्य बना है बताइए। क्या 26 नवंबर 1949 को हम लोग गणराज्य थे या 15 अगस्त 1947 को हम लोग गणराज्य थे? नहीं थे। 24 जनवरी 1950 को हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए, तब से हम लोग गणराज्य हैं। ठीक है, अब ये बताइए ये संविधान दो तिथियों पे क्यों लागू हुआ, एक 26 नवंबर को, एक 26 जनवरी को। तो ऐसे समझिए,
26 नवंबर 49 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, ठीक है, और इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम स्वराज दिवस मनाते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया था और घोषणा की थी कि हम अपने देश को पूर्ण स्वराज दिलवाएंगे। और तभी से 26 जनवरी वो कब किए थे? दिसंबर 1929 में झंडा लहराया था, दिसंबर 1929 में, ठीक है। तो दिसंबर के बाद अगला महीना कौन सा आता है? जनवरी। तो 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इसलिए इसी की याद में 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित किया और हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ये बताइए, प्रस्तावना जो है हम लोगों को क्या बताती है? देखिए, प्रस्तावना हमें 4 मूल तत्व बताती है। 4 मूल तत्व क्या क्या है? पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, मतलब ये संविधान हम पूरा कर रहे हैं, इसका स्रोत क्या है? तो पहला स्रोत है कौन? हम भारत के लोग, ये संविधान का स्रोत है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। किससे? लोगों से। तो ठीक है, पहला स्रोत बताती है। दूसरा, भारत की प्रकृति बताती है। तीसरा, संविधान का उद्देश्य बताती है। चौथा, संविधान के लागू होने की तिथि बताती है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। तो प्रकृति क्या है? प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। और संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और संविधान की लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को। एक कौन बताता है? प्रस्तावना में ही है, ठीक है। अब हम इसके एक एक शब्द को ऐसे समझेंगे कि जैसे कि हमारा आयोग पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब मैं जो पढ़ूंगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देगा। ये बताइए, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जनता ही संप्रभु शक्ति है, ठीक है। लेकिन आपका आयोग आपसे पूछेगा कि भारत की संप्रभुता संसद में निहित है, तो आप कहोगे नहीं। आप कहोगे भारत की संप्रभुता उसकी जनता में है, जनता सर्वोच्च है, संसद और सरकार तो सिर्फ प्रतिनिधि मात्र है। ये है संसद, हम भारत के लोग, ठीक है। और ये क्या, जैसे बताया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। कॉमनवेल्थ केवल प्रतीकात्मक है। वहां से क्वेश्चन बनता है कि कॉमनवेल्थ के अधीन है। नहीं भाई, हम कॉमनवेल्थ के अधीन नहीं है। उसे तो जो मर्जी जब मर्जी चाहे हम अभी चाहें तो अभी छोड़ दें। जैसे कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया ना, उससे भी आसानी से हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आते हैं इस शब्द पे, समाजवादी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारत समाजवादी देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यहाँ सामाजिक न्याय की बात होती है। लेकिन आपका आयोग पूछेगा कि भारत में जो समाजवाद है वो साम्यवाद की तरह है, चीन के साम्यवाद की तरह है, तो आप कहोगे नहीं। भारत का जो समाजवाद है वो गांधी जी के और डेमोक्रेटिक के आधार पर खड़ा हुआ है। जो डेमोक्रेटिक मतलब हम लोकतांत्रिक समाजवाद हैं, साम्यवादी समाजवाद नहीं है, हम लोकतांत्रिक समाजवाद हैं। हमारे यहाँ गांधीयन फिलॉसफी चलती है। तो इतना क्लियर हो गया समाजवाद। एक आता है पंथ निरपेक्ष। इस पे कहा जाता है कि पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्षता दो प्रकार की होती है। आप भी सोच रहे होंगे 2 प्रकार की। हाँ, एक यूरोप में जो पंथ निरपेक्षता चलती है, दूसरी भारत में जो चलती है। अगर हम पंथ निरपेक्ष ही होते तो हमारा संविधान में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों देता? इसका मतलब हम पंथ निरपेक्ष नहीं हैं। हम पंथ निरपेक्ष हैं इस मामले में हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम यहाँ हिंदू का भी सम्मान करते हैं, मुस्लिम का भी करते हैं। उनकी यूरोप की तरह नहीं है कि हम किसी का सम्मान नहीं करते, हमें किसी से मतलब नहीं है। हम कहते हैं हमें सबसे मतलब है, ठीक है। हम इस मामले में पंथ निरपेक्ष हैं। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक इस शब्द पे। तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है? हमारे यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र है।
आपका क्वेश्चन पूछेगा हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक का मतलब है राजनीतिक लोकतंत्र, तो आप कहेंगे नहीं भाई, हमारे यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। हम पॉलिटिकल रूप से भी लोकतंत्र हैं, हम जस्टिस न्यायालय की दृष्टि से और सोशल राइट्स की दृष्टि से भी हम लोकतंत्र हैं। ठीक है, अब आता है ये शब्द गणराज्य। देखिए एक एक शब्द का मायना है, इसे आपको समझना पड़ेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य में अब एक शब्द है जो गणराज्य, इसे समझते हैं। गणराज्य, देखो लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक। हम डेमोक्रेसी हैं, बिल्कुल है। तो क्या हम रिपब्लिक भी हैं, बिल्कुल हम रिपब्लिक भी हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या है, यहां वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात यहां का मुखिया होता है जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अब पूछेंगे यहां का मुखिया कौन है, मोदी जी? नहीं, मोदी जी यहां के मुखिया नहीं है, यहां के मुखिया हैं राष्ट्रपति, और अभी जो है द्रौपदी मुर्मू है। क्या भारत का राष्ट्रपति आजीवन इंग्लैंड के राजा की तरह आजीवन पद पे बना रहता है? तो नहीं, भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो यहाँ के मुखिया को चुनने का अधिकार किसको है? जनता को। आप कहोगे जनता ने नहीं चुनती, देखो जनता क्या करती है, विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से सदस्यों को चुनती है और वो सदस्य बाद में राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, आपने कभी सांसदीय के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में वोट दिया होगा, उसी वोट से जो लोग जीतते हैं वो लोग राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनती है यहाँ के मुखिया को, भारत के मुखिया को। ठीक है, अब भारत का मुखिया आपको लगता है मोदी जी हैं, वो आप बाद में समझेंगे। हमारे यहाँ 2 तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे, गणराज्य हो गया। अब इस न्याय की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपके क्वेश्चन में पूछेंगे हमारे यहाँ कानूनी न्याय है, इनमें से कौन सा न्याय नहीं है? आपको विकल्प में देगा कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, हमारे यहाँ सभी है, अर्थात समाज का सर्वांगीण न्याय है। अब न्याय से हम बढ़ते हैं, तो कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? हमें यहाँ विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, समता कितनी है? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है। तो आप स्वतंत्रता समझते हैं। हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में जो स्वतंत्रता दी गई है वो एब्सोल्यूट है, मतलब अनन्य है। बिल्कुल भारत की स्वतंत्रता पे कोई रोक लगा सकता है? तो आप कहोगे नहीं भाई, कोई रोक नहीं लगा सकता, हम लोग अनन्य स्वतंत्रता है हमारी। अब मैं कहूँगा आप गलत बोल रहे हैं, हमारे यहाँ की स्वतंत्रता अनन्य नहीं है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपातकाल आपने सुना होगा, आप जो अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं, जो लोग पढ़े होंगे पहले समझ रहे हैं, उन अनुच्छेद 19 में हम लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। वो अनुच्छेद 19 के 1 में दी गई, अनुच्छेद 19 के 1 में दी गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 19 के 2 से अनुच्छेद 19 के 6 तक इस पे प्रतिबंध भी लगाए गए। कैसे? आपने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 19 में कह रहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों का क्या क्या आधार है? राज्य की सुरक्षा के लिए, हमारे विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए। आप देखिए, अभी हम लोग चाइना, ट्रंप ने क्या हुआ, भारत पर टैरिफ लगा दिया, अब हम लोग चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आप अपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत चाइना को गालियां देने लगें या जिससे हमारे विदेशी संबंध खराब हो जाएं, तो उस पर हमारी सरकार अनुच्छेद 19 के तहत आपकी बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, आपको दंड भी दे सकती है। इसलिए हमारी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। जब हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि सब कुछ हमारे संविधान ने दे दिया। भाई दिया सब कुछ है, लेकिन यही तो आपका आयोग आपसे पूछेगा और वो आपको पता नहीं होता है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठता है। तो भले ही आपको मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं आपका अहित नहीं कर सकता हूँ। भले ही टाइम लगे, पर चीज़ें वही पढ़ाऊँगा जो पेपर में आऊँगा। मेरे चैनल का नाम कोई स्टडी फॉर फलाना ढमका नहीं है, मेरे चैनल का नाम है एसआई की तैयारी। ये तैयारी है भाई, तैयारी में
पीएचडी नहीं की जाती है। अगर पीएचडी करना होता तो यूपीएससी के फॉर्म भरने के लिए बोलते कि भाई एमफिल करके आइए, केवल ग्रेजुएशन पास को यूपीएससी का फॉर्म भरने दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सरकार को तैयारी चाहिए, पीएचडी नहीं। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये जो 3 शब्द आपको दिख रहे होंगे, एक स्वतंत्रता, दूसरा समानता ये समता, और तीसरा ये बंधुता, ये वाला जो बंधुता, स्वतंत्रता समानता बंधुता, ये हम लोगों ने कहाँ से लिए, तो हम लोगों ने फ्रांस से लिए। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी और ये शायद 1787 के आसपास का डेट है, फ्रांस की क्रांति 1787। यहाँ स्वतंत्रता और समानता और बंधुता और भाईचारे की बातें हुई थी, तो वहीं से हमारे संविधान ने ये लिया है। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ जो समानता है, इक्वलिटी की जो बात होती है, वो कैसी इक्वलिटी है? क्या हमारा संविधान परिणाम की समानता देता है? बताइए, परिणाम की समानता देता है? बताइए। तो इसका आंसर है हमारा संविधान परिणाम की समानता नहीं देता है। आप चौंक गए होंगे, कितने अच्छे से लिखा है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये वाला। हम लोग प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देते हैं, परिणाम की समानता नहीं देते हैं। ठीक है, आपके आयोग में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि परिणाम की समानता है तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और बंधुता, बंधुता अगर आपके प्रश्न के पेपर में प्रश्न पूछा बंधुता केवल राष्ट्रवाद से जुड़ा है, तो हमारी बंधुता केवल राष्ट्रवाद तक नहीं है, ये इंडिविजुअल डिग्निटी तक भी, राष्ट्रवाद तक तो है ही लेकिन केवल राष्ट्रवाद तक नहीं है, बंधुता इंडिविजुअल भी हमारी हो सकती है। ये देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, तो ये परिणाम की समानता नहीं देता है, प्राप्त करने के लिए तथा उन समय व्यक्ति गर्मा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये जो बंधुता है ये केवल राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं है, इंडिविजुअली भी अलाउ है ये बंधुता हमारी। ठीक है, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि 26 नवंबर 1949 को क्यों है, या इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था, आत्मर्पित हुआ था, और इसीलिए हम यहाँ संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। लेकिन 26 जनवरी को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। इतना समझ गए आप लोग। ये देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसे समझते हैं, विचार क्या है, भाषा क्या है। देखो, अमेरिकी संविधान जो है 1787 का दुनिया का पहला लिखित संविधान है। उसकी प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और हमारे यहाँ की प्रस्तावना, हम भारत के लोग। तो ये क्या है? एक ही है ना। उसकी संविधान का स्रोत क्या है? वहाँ के अमेरिका के नागरिक, और हमारी शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के नागरिक। ठीक है, ये है। मूल विचार क्या था कि संविधान जनता की संप्रभुता पर है, अर्थात पॉपुलर सोवरेनिटी पर आधारित है। और भारत ने यह संकल्पना कहां से ली है? अमेरिका से ली है। मतलब क्या है? प्रस्तावना में जो जनता है वो सर्वोच्च है, और यह विचार हम लोगों ने कहां से लिया? अमेरिका से लिया है। अब ये भाषा पे आते हैं। भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने कैसे ली है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब है? ये आया 1900 में। ठीक है, और अमेरिका का 1787 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, ये जो हमारे संविधान की जो भाषा है, देखिए हमारी संविधान के ये जो प्रस्तावना आप पढ़िएगा तो एकदम आपको लगेगा, बहुत गजब ही लगता है पढ़ने में। लगता है ना कि हम भारत के लोग, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। लगता है कितने अच्छे अच्छे शब्दों का चयन किया गया है। ये शब्दों का चयन जो है, अर्थात इसकी जो भाषा शैली, इसका जो रूपरेखा है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। और क्यों लिया था? कि ऑस्ट्रेलिया, हम ब्रिटिश अंग्रेजों के अधीन रहे थे 1947 तक, और ऑस्ट्रेलिया भी अंग्रेजों के कॉमनवेल्थ का ही एक राष्ट्र है, तो हम भी कॉमनवेल्थ के एक राष्ट्र है। तो हम लोगों में एक सिमिलरिटी थी, उसी सिमिलरिटी के आधार पर हमने जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। और 3 शब्द जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
अब चलते हैं इस संविधान की कुंजी। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी मतलब यह हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा का परिचय पत्र है। मतलब यह हमारे संविधान का आधारभूत दर्शन है, हमारे संविधान के आदर्श हैं, हमारे संविधान का उद्देश्य कहाँ पे मिलेगा तुम्हें? उद्देश्य से आप समझ रहे हो, वो उद्देश्य कहाँ में मिल जाएगा? हमारे संविधान की फिलॉसफी हमारे इसमें मिल जा रही है, हमारी प्रस्तावना में, और हमारे जो आदर्श हैं वो भी प्रस्तावना मिल जा रहे हैं। इसलिए हमारे संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। अच्छा, अब एक आता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। ये बात सही है, हमारी प्रस्तावना को कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं मानते। लेकिन आज जो चल रहा है, केशवानंद भारती केस सुना होगा आपने, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। संबंधित हम यहाँ 3 मामलों को पढ़ेंगे जो न्यायालय में चले थे। न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और प्रस्तावना, इनके बीच क्या रिलेशन है वो आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए, पहला केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल। ये कब आया था? 1957 में। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल। इसमें क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। इसका मतलब हुआ यदि कोई व्यक्ति या सरकार प्रस्तावना का उल्लंघन करती है तो सीधे अदालत में मामला नहीं जा सकता। मतलब प्रस्तावना का उल्लंघन कैसे होता है? प्रस्तावना में जो बातें कही हैं उनका हमारी सरकार पालन नहीं कर पाती तो उसके आधार पर आप न्यायालय में सरकार के खिलाफ केस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। और एक कौन सा मामला था? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल, 1957 का मामला। उसके बाद 3 साल बाद 1960 में एक और मामला आया, बेरूबाड़ी यूनियन केस हुआ था 1960 में, बेरूबाड़ी वाद। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और जोड़ी इसमें कि फिर लोगों ने पूछा कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, आपने ये तो कह दिया, फिर प्रस्तावना को हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा ही क्यों है जब इसका आप अंग ही नहीं मान रहे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका उपयोग हम इंटरप्रिटेशन के लिए कर सकते हैं। यदि संविधान की भाषा अस्पष्ट है तो उसको हम प्रस्तावना से देख सकते हैं। मतलब क्या है? हमारे प्रस्तावना में इतनी अच्छी अच्छी बातें कहीं और संविधान में ऐसा लग रहा है कोई बात हमें सीमित कर रही है, तो उसको हम प्रस्तावना से ले सकते हैं। जैसे कहीं ये बात हमें पूंजीवादी देश बनाएंगे, हमारी सरकार का उद्देश्य है लाभ कमाना, ऐसी बातें आ जाएंगी तो प्रस्तावना फिर वो कहेगा कि देखो इसमें समाजवाद शब्द लिखा है, इसका मतलब हमारा देश है जनता का कल्याण करना, ना कि लाभ कमाना। ठीक है, तो इसमें 1960 में बेरूबाड़ी यूनियन केस में संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आया 13 साल बाद 1973 में, ये बहुत फेमस केस है केशवानंद भारती केस। ये केरल के थे, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से भी इसे जानते हैं 1973 में। और इस ऐतिहासिक मामले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पलटने का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो क्या हुआ? तो संसद उसमें संशोधन भी कर सकती है। संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का अधिकार है, इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है प्रस्तावना में। तो 3 साल बाद इंदिरा गांधी ने 1976 में प्रस्तावना में संशोधन कर दिया और 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से शब्द थे? एक था पंथनिरपेक्ष, एक था समाजवादी और एक था अखंडता। 3 शब्द जोड़े थे। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। तो आप जान ही रहे, ये हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया है। ठीक है, प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। बिल्कुल करता है सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष। ठीक है, ये हम कहां से लिए? अमेरिका से लिए। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता और यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। ये हमने आपको बता दिया है। बेरूबाड़ी बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बिल्कुल, संदिग्ध भाषा में मैंने बताया था
इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है प्रस्तावना। फिर बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, इसमें संविधान का अंग नहीं माना था, आपको पता होना चाहिए बेरूबाड़ी में। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती थी। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। विधायिका से मतलब यहाँ संसद है। ठीक है, अब केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। और बेसिक स्ट्रक्चर और प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, मतलब प्रस्तावना है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि संसद जो है इसमें संशोधन तो कर सकती है, इसमें बदलाव तो कर सकती है, पर इसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें हटा नहीं सकती। कुछ अच्छी चीज़ें चाहे तो उसमें जोड़ सकती है, जोड़ने का अधिकार है संसद को, हटाने का अधिकार नहीं है। कुछ मतलब बेकार चीज़ें हटा सकती है पर अच्छी चीज़ें नहीं हटा सकती, आप इतना समझिए इससे। अब आगे देखते हैं। संसद में संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण हो। वही बात है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 3 शब्द, 1 2 3। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने न्याय हैं? 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी है? 5 हैं, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। क्या परिणाम की समानता है? तो नहीं है भाई। क्या हमारी प्रस्तावना हमें अनन्य स्वतंत्रता देती है? तो नहीं देती है, स्वतंत्रता पे बंधन है। जैसे कि मैंने बताया अनुच्छेद 19 से 2 से 6 के बीच है। और साथ ही जो हम जिन मौलिक अधिकारों के ऊपर कहते हैं हमें बहुत स्वतंत्रता है, वही राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधानों के तहत उन मौलिक अधिकारों को निलंबित भी कर सकता है। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है, तो हम बताए थे। और प्रस्तावना प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सब फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से आई है? हमारे देश में फ्रांस से। जबकि पहला लिखित संविधान कौन सा है? पहला लिखित संविधान फ्रांस का नहीं है, पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। लेकिन हमने जो प्रेरणा ली है वो फ्रांस से ली है, और वहाँ से 3 शब्द लिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। कैसे है सर्वोच्च? तो आपको बताता हूँ। संविधान क्यों सर्वोच्च है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ न तो संसद की ज़्यादा चलेगी, न कार्यपालिका की, न न्यायपालिका की। ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती है। और भारत में जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं कि हमारा संविधान सर्वोच्च है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो हम अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका का जो संविधान है वो फेडरल प्रकृति का है, फेडरल प्रकृति का। और फेडरल प्रकृति में क्या होता है, बहुत सी शक्तियां राज्यों के पास होती हैं और बहुत स्वतंत्र होते हैं राज्य। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, संविधान लिखा हुआ है, और हमारे यहाँ संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। और संसद तभी तक सर्वोच्च है जब तक वो संविधान के दायरे में काम कर रही है। इसलिए इस हिसाब से हम अमेरिका से भी अलग हैं। और फिर 1973 में केशवानंद भारती केस है जो ऊपर पढ़े थे हम लोग, इसमें स्पष्ट किया गया कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए संविधान का मूल ढांचा संसद से भी ऊपर है। संसद केवल उतना ही संशोधन कर सकती है जो मूल ढांचे के अंतर्गत है, मूल ढांचे से ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए हम लोग संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। अब इस पॉइंट पर चलते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, बिल्कुल। और ये हम कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो आपको पता ही है, बहुत अनुच्छेद 300 के आसपास कुछ अनुच्छेद हैं जो हम 1935 से हम लोगों ने लिए हैं, 310 हैं शायद, ऐसा कुछ। और भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द को प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, संघीय शासन नहीं किया गया। हमारा संविधान कैसा है? राज्यों का संघ है। जैसे कि हम बता रहे थे, ये संघीय शासन जो होता है ना, ये अमेरिका वाला हो जाएगा। ये राज्यों का संघ है, ये कनाडा की तरह है हमारे यहाँ। तो आपका थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, हो गई प्रस्तावना पूरी। 1-2 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। हम लोग समझते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव मानते हैं, वहाँ से ही हमारी प्रस्तावना निकली हुई है। लेकिन हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए, यूएन चार्टर 1945, यूनाइटेड नेशन को तो सभी जानते होंगे, उसका चार्टर है 1945। उसमें भी हमारे संविधान की प्रस्तावना यूएन चार्टर 1945 से भी प्रेरित है।
ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो आर्टिकल 393 है, आर्टिकल 393, इसमें जो भाषा शैली है वो उसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 393 से है। तो अगर प्रस्तावना का कोई डायरेक्ट अनुच्छेद से रिलेशन पूछे तो 393 से, ठीक है। अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पहले भी अगर कहीं पढ़ा होगा तो सुनिए। संविधान की प्रस्तावना जो है कानूनन लागू की जा सकती है कि नहीं, आप ये बताइए। संविधान की प्रस्तावना कानूनन लागू की जा सकती है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा नहीं। हम अपनी प्रस्तावना को कानूनन लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है? बिल्कुल, प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, और ये हमने 1973 के केशवानंद भारती बाद में बताया था, लेकिन इनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, संविधान के उद्देश्य का क्या संविधान का अभिन्न अंग है? तो 1960 के केस में, वीरूवाड़ी केस में संविधान के उद्देश्य को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। अब एक और क्वेश्चन, अगर प्रस्तावना और संविधान के अनुच्छेद में टकराव हो तो कौन किसकी शक्ति ज़्यादा मानेंगे, प्रस्तावना की कि संविधान के अनुच्छेद की शक्ति? तो आप देखिए, संविधान के अनुच्छेद जो दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए, उनकी शक्ति वैधानिक है, प्रस्तावना से ज़्यादा है। प्रस्तावना का उपयोग हम इंटरप्रिटेशन में करते हैं, उनकी अनुच्छेदों की व्याख्या के लिए करते हैं जब भाषा अस्पष्ट हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, भारत का संविधान कब रिपब्लिक बना? विकल्प दे रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। हम लोग कब रिपब्लिक बने? हम लोग अब जो रिपब्लिक डे मनाते हैं तो कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। पहले हम क्या मनाते थे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे, ठीक है। और अब हम रिपब्लिक डे बनाते हैं कब से? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हमारा संविधान रिपब्लिक बना कब? 26 जनवरी 50 को। लेकिन संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 49 को, ठीक है। कि सेकुलरिज्म शब्द है जो संविधान में, संविधान जब संविधान लागू हुआ था तभी से सेकुलरिज्म शब्द है क्या हमारे संविधान में? तो बिल्कुल नहीं है। 42वें संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने 3 शब्द जोड़े थे। एक तुम्हारा ये पंथनिरपेक्ष था जो सेकुलरिज्म है, और एक आपका राष्ट्रीय एकता, एक अखंडता था, इंटीग्रिटी, तीसरा था आपका सोशलिज्म, समाजवाद, ठीक है। भारत की प्रस्तावना का गाइडलाइन यूएन चार्टर से भी मिलता हुआ है। यूएन चार्टर क्या करता है? जस्टिस की, इक्वलिटी की, लिबर्टी की, डिग्निटी की, पीस की बात करता है। तो हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? राष्ट्रीय एकता की बात कहती है, सामाजिक न्याय की और लोकतंत्र की बात करती है। तो आप समझ गए होंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप निश्चित ही कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।